पता है कई बार हम जानते हैं कि रिश्ता टॉक्सिक है, दिमाग समझ चुका है, लेकिन फिर भी हम वही हैं। क्यों? क्या आप कमजोर हैं? क्या आप में हिम्मत नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, ये कमजोरी नहीं है। कई बार रिलेशनशिप को छोड़ना ऑप्शन नहीं होता है। वहां पे सवाल बदल जाता है कि हम एक नार्सिसिस्ट के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भूमिका यर, योर रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपको आकाश की स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट जो एक बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब करता था और बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल, और वो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंस गया था। लास्ट 5 इयर्स से छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ये 4 स्टेप्स किए, इसलिए वो वापस इमोशनली स्ट्रांग हो गया। तो आइए जानते हैं आकाश की स्टोरी। 34 इयर्स का एक ग्रेजुएट जो एमबीए किया हुआ है, इंटेलिजेंट एंड लाइफ में हर एक चीज हासिल की है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है ऑफिस में। और घर पर रिया उसकी वाइफ, और रिया की वजह से उसकी लाइफ एक वॉर जोन बन गई थी। अब आप पूछोगे छोड़ क्यों नहीं दिया? क्योंकि लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। 2 छोटे बच्चे थे उनके, और जॉइंट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर। आइए जानते हैं थोड़ी चीज रिया के बारे में। वो चार्मिंग थी, सोशली बहुत ही आगे थी, लेकिन रिया हर जीत को अपनी जीत समझती थी और कहीं पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी अपनी गलती के लिए नहीं लेती थी, और हमेशा आकाश को ये समझाती थी कि तुम में ही कुछ प्रॉब्लम है, आई एम परफेक्ट। अब सवाल ये था कि आकाश आकाश पूरे दिन ये सोचता कि मैं इस इंसान के साथ किस तरह से जीऊं एक ही छत के नीचे। सो उसने पहली चीज जो की वो ये थी, उन्हें चेंज करना बंद कीजिए। एक नार्सिसिस्ट को चेंज करना बंद कीजिए। कैसे? क्योंकि आकाश हर बार ये करता था कि वो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो खुद सॉल्व करने लगता था, खुद को एनालिसिस पे डालता था, खुद को समझाता था कि मैं कहाँ गलत हूँ, कौन से शब्द हैं जो मुझे नहीं बोलने चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिससे रिया को गुस्सा आता है, वो सब मैं नहीं करूंगा। और उसी में वो खुद को खो देता था। हर वीकेंड को वो ये प्लान बनाता था रिया के साथ कि चलो कहीं वीकेंड पे चले, ताकि हमारा रिलेशनशिप वापस से अच्छा हो, चलो किसी वेकेशन में चले। लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं आती थी, क्योंकि वेकेशन पे जाने के बाद वहां पर भी कुछ ना कुछ छोटी सी गलती हो जाती थी, जिसकी वजह से सारी चीजें खराब हो जाती थी, और फिर वही कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रिटिसिज्म चालू हो जाता था। और आकाश पहले से ज्यादा लो फील कर रहा था। उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी कि मैं ये सारी चीजें करूंगा, और रिया को कहा कि चलो हम काउंसलिंग करते हैं, जिसके लिए रिया बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से आकाश में प्रॉब्लम थी, उसमें नहीं। सो पहली चीज आप क्या करोगे? पहली चीज ये करेंगे कि सामने वाले को बदलना बंद कीजिए। नार्सिसिस्ट को आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते, इसलिए पहली चीज, वो टाइम जो आप उनको बदलने के लिए सोच रहे हैं, उसके बजाय आप खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए। अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी बनाइए। सो फर्स्ट स्टेप आकाश ने मेरे कहने पर ये किया। स्टेप नंबर 2, चीजें पर्सनली लेना बंद करो। अब यहाँ पर आकाश बहुत ही ज्यादा मेहनती था, और जब भी उसको कोई प्रमोशन मिलता, बोनस मिलता, सब चीजें अच्छी हो जाती, तो रिया उसका क्रेडिट खुद लेती कि यस, क्योंकि मैं घर संभालती हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा सपोर्ट करती हूँ, इसलिए आकाश इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, और सबके सामने खुद की तारीफ करती। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर रिया ये कहना शुरू कर दिया कि
ये चीज जो आपने की है ये तो आपको मिलने ही वाला था, वो तो किसी को भी मिल सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया है। अगर इसके बजाय आप ये दूसरी चीज करके दिखाओ तो हम जाने। सो वो आकाश को हमेशा लो फील करवाती थी। उसकी वजह से आकाश खुद को प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं इस चीजों से बाहर आऊंगा और ये सारी चीजें मेरी माइंडसेट नहीं है, ये सोच सोच के वो खुद को सुधारने की कोशिश करता और उसी लूप में फंस जाता, क्योंकि उसे ये कहा गया है कि प्रूविंग इज लव। तो आकाश यही करता रहता था। सो सेकंड चीज मैंने आकाश को ये बोली कि आप परफॉर्म करना बंद कीजिए उनके लिए, आप खुद के लिए परफॉर्म करेंगे, किसी और के लिए नहीं। और उसे पर्सनली लेना बंद कीजिए, क्योंकि उनके कमेंट्स आते हैं जब भी आप कुछ सक्सेस अचीव करते हो, जब भी आप कुछ, आप अच्छे, सिर्फ अच्छे दिखते भी होंगे तो भी वो कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर देंगे कि देखो दूसरे लोग कितने स्मार्ट लग रहे थे आपके सामने, आपने ये वाली चीज ऐसे गलत पहन ली। वो आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते और उसकी वजह से आप खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हो। सो कोई भी चीज पर्सनली ना ले और खुद को प्रूव करने की कोशिश ना करें। कि अगर वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप हम्बल नहीं रहे, आप बहुत ही एरोगेंट हो गए हो क्योंकि आपकी प्रमोशन हो गई है और आप ज्यादा कमाने लगे हो, तो आप ये सोचते हो हमेशा कि मैं कैसे हम्बल रहूं, मैं कैसे खुद को डाउन रखूं ताकि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। ये सारी चीजें गैसलाइटिंग है, ये गेम्स है। तो पहली चीज, ये सब चीजें समझे, पैटर्न्स को समझे और यहाँ से खुद को अलग करें। कुछ भी चीज पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, इमोशनल बाउंड्रीज बनाओ। आकाश और रिया का एक ही पैटर्न था लड़ाई का। एक छोटी सी बात हो जाती और रिया उसको 3 घंटे तक खींचती थी, उसको इतना आर्ग्यूमेंट में ले जाती थी, पुरानी सारी गलतियां सब कुछ, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको बीच में लाती थी कि इसकी वजह से ये हुआ, आपके पेरेंट्स की वजह से ये हुआ, आपके भाई बहन की वजह से ये हुआ, ये सारी चीजें कि 10 साल पहले उसने इस मोमेंट पे ये बोला था मुझे, अब बताओ कि मेरी थोड़ी ना गलती थी। यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। तो वो आर्ग्यूमेंट खींच जाता है पूरा 3-4 घंटे तक और आकाश समझ नहीं पाता था कि एक्चुअली में बात कहाँ से शुरू हुई थी। सो नार्सिसिस्ट तब ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं जब आप उनके जाल में नहीं फंसते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। अब जब रिया चीखती, पुरानी बातें निकालती, आकाश के पेरेंट्स तक को घसीट लाती थी बीच में और आकाश हर बार डिफेंड करता था, समझाता था और हर बार माफी मांगता था। लेकिन इस बार रात को 2 बजे आकाश खड़ा हुआ और उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं हूं, क्या हम कामली बात कर सकते हैं? और वो दूसरे रूम में चला गया। पहली बार रिया ने ये महसूस किया कि ये क्या हो गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आकाश अब पुराना खेल नहीं खेलना चाहता था। बाउंड्रीज से नार्सिसिस्ट नहीं बदलते, लेकिन आप जब पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हो तो वो आपको गिल्ट फील करवाते हैं कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो आप एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि क्या मैं सेल्फिश हूं? क्या मेरा मेंटल पीस सेल्फिशनेस है? जी नहीं,
वो आपका सेल्फिशनेस नहीं है। तो आकाश ने भी ये किया और आकाश ने एक बाउंड्री सेट करना शुरू किया कि अगर अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है जिंदगी के बारे में, सेपरेशन के बारे में, डिवोर्स के बारे में, तो हम उसको आराम से बात कर सकते हैं। उसमें कोई जल्दी नहीं है और रात को 2 बजे चीखने चिल्लाने से उसमें कोई डिसीजन नहीं आएगा। और ये आकाश बिल्कुल समझ चुका था और उसने ये इमोशनल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। स्टेप नंबर 4, रिलेशनशिप के बाहर अपनी लाइफ बनाओ। अब ये एक शॉकिंग रिवील था आकाश के लिए भी जब मैंने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। मैंने उसे कहा कि आप अपना सिर्फ एक दिन, सिर्फ दिनचर्या लिखिए अपनी और उसमें आप किनको टाइम दे रहे हैं ये देखिए। और सरप्राइजिंगली उसको ये समझ में आ गया कि वो टाइम सिर्फ दूसरों को दे रहा है, खुद को नहीं। और अब उसने रिलेशनशिप के बाहर एक लाइफ उसे महसूस करना शुरू किया। हर वीकेंड पे उसने एक फोटोग्राफी जो बहुत साल पहले एक पैशन था वो छोड़ दी थी, वो चालू की। वो बचकानी चीज लगती है दूसरों को, लेकिन आकाश को वो बहुत ही पैशनेट लगता था क्योंकि वो अपनी मनपसंद चीज कर रहा था और उसको वो नार्सिज्म उससे इंडिपेंडेंसी लगने लगी थी। रिया उसका मूड डिफाइन नहीं कर पा रही थी। अब आकाश दूसरी पैशंस के पीछे भी काम कर रहा था, उसके जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर रहा था, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन माइंड है वो ये चाहता था कि मैं पीसफुल रहूं और ये उसने करना शुरू कर दिया। और उसको एक चीज समझ आ गई कि मेरा वर्थ या मेरी आइडेंटिटी वो नहीं है जो रिया मुझे कहती है। तो वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गया। अगर आप भी ऐसी किसी चीज से गुजर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नार्सिसिस्ट के साथ एक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं तो मेरी ये 4 स्टेप्स जरूर ट्राई कीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। अगर आपको ज्यादा हेल्प की जरूरत है तो 1-on-1 क्लैरिटी कॉल बुक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज nobody can do better than you. Thank you. Jai Hind.